एक दिन जब मैं सुबह सुबह गाय को चारा डालने के लिए उठी तो मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। अक्सर मैं जब भी गाय को चारा डालने जाती तब मैं इसी तरह का मंजर देखती। मैंने देखा कि मेरे जेठ जी जेठानी जी के साथ वो सब कर रहे थे। उनके बीच का प्यार और आपसी समझ देखकर मुझे एक पल के लिए बहुत अच्छा लगा। जैसे ही भाभी की नज़र मुझ पर पड़ी तो वो मुस्कुराते हुए जेठ जी से अलग हो गईं और गाय का दूध निकालने चली गईं और जेठ जी बाहर की तरफ चले गए। मैंने सोचा कि इस समय उन्हें उनके निजी समय में अकेला छोड़ देना चाहिए। इसलिए मैं घर वापस लौट आई और अपने मन में सोचने लगी कि मेरे पति ने तो मेरी कभी तारीफ ही नहीं की और मेरे जेठ जी कितने रोमांटिक हैं। जैसे ही मैं घर के दरवाजे पर पहुंची और उसे बंद करने लगी, तभी पीछे से मेरे जेठ जी आ गए। कहने लगे, पूजा, तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन तुम्हारे पति के पास तो तुम्हारे लिए वक्त ही नहीं है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हर इच्छा को पूरा कर सकता हूँ। मैंने कहा, भैया, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं। ये कहते हुए मैंने दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की। तब भैया ने दरवाजे को ज़ोर से धक्का दिया और अंदर आ गए और अपनी एक ऐसी इच्छा के बारे में बताने लगे जिससे लड़कियों को सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है। उनकी इच्छा को सुनकर तो मैं हैरान रह गई। तब जेठ जी ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। मैं पूरी तरह से कांप रही थी कि कहीं हमें कोई देख न ले। वो कहने लगे, डरने की ज़रूरत नहीं है, सब लोग खेतों पर गए हैं और तुम्हारी जेठानी तो गाय का दूध निकालने में व्यस्त है। सिर्फ 5 मिनट की ही तो बात है, इसलिए हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ऐसा कहकर जेठ जी ने उस दिन अपनी उस इच्छा को पूरा किया जिसके लिए लड़कियां जल्दी से राज़ी नहीं होती। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। मेरा नाम पूजा है। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक साधारण से परिवार में हुआ था। हमारे घर में मुझसे बड़ी एक बहन और एक भाई है। दोनों की शादी हो चुकी है। ये उस समय की बात है जब मैं 18 साल की थी। मेरी दीदी की शादी को 5 साल हो चुके थे और मैं 12वीं की छात्र थी। एक दिन जब मैं स्कूल से घर लौटी तो घर का माहौल बहुत गमगीन था। माँ ज़मीन पर बैठी रो रही थी। मैंने माँ से पूछा, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। पापा एक कोने में खड़े थे। उनकी आंखों में गहरी उदासी थी। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और भारी स्वर में कहा, बेटा, तुम्हारी दीदी हमें छोड़कर इस दुनिया से चली गई। ये सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई और मैं फूट फूट कर रोने लगी। मेरी दीदी की एक बेटी थी जो शादी के 1 साल बाद हुई थी। हम सभी परिवार के साथ दीदी के ससुराल गए, जहां उनकी अंतिम क्रिया संपन्न हुई। धीरे धीरे जीवन ने फिर से अपनी सामान्य गति पकड़नी शुरू कर दी। दीदी की मौत के 2 महीने बाद मेरे जीजाजी अपनी बेटी को लेकर हमारे घर पर आ गए। उस समय मैं स्कूल में थी। जीजाजी के परिवार में क्या चर्चा हुई इसका मुझे पता नहीं था। जब मैं घर पहुंची तो माँ मुझे एक कमरे में ले गई। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। उन्होंने धीरे से कहा, बेटी, मेरी बात ध्यान से सुनना। तुम्हें पता है कि तुम्हारी दीदी अब हमारे बीच नहीं है। उनकी छोटी सी बेटी की देखभाल करने वाला अब कोई नहीं है। तुम्हारे जीजाजी दूसरी शादी करने जा रहे हैं, लेकिन हमें लगा कि तुम ही हो जो इस बच्ची की ज़िंदगी को संवार सकती हो। मैं हैरानी से बोली, पर माँ, मैं कैसे? माँ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, तुझे अपने जीजा से शादी करनी होगी। ये बहुत कठिन फैसला है, लेकिन यही एक रास्ता है। बेटी, तुम मना मत करना। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। उनकी आंखों में आंसू थे। माँ के आंसू देखकर मेरा दिल पसीज गया। मैं अपने आंसू रोकते हुए बोली, ठीक है माँ, आप जो कहेंगी मैं वही करूँगी। माँ ने मुझे गले लगाते हुए कहा, बेटा, तूने मेरी बात मानकर मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया है। इसके बाद माँ दूसरे कमरे में चली गई। दीदी की मौत के 6 महीने बाद मेरी शादी मेरे जीजा से कर दी गई। मेरे सपनों और इच्छाओं का त्याग हो चुका था। अब नीरज मेरे जीवन साथी बन गए थे। शादी के बाद जब मैं अपने ससुराल पहुंची
तो सब कुछ नया और अजनबी सा लग रहा था। रात को मेरी सास ने मुझे घर के एक छोटे से कमरे में बैठा दिया। वहाँ का माहौल मेरे लिए थोड़ा अजीब था। बिस्तर ज़मीन पर बिछाया हुआ था और घर भी साधारण मिट्टी का था। मैं ज़मीन पर बिछे हुए बिस्तर पर बैठी अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोचने लगी। कुछ समय बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और नीरज अंदर आ गए। उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और मेरे पास आकर बैठ गए। मैं अंदर से बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी। नीरज ने शांत स्वर में कहा, पूजा, तुम यहाँ आ गई हो। ये हमारे रिश्ते की नई शुरुआत है। मुझे पता है कि ये सब तुम्हारे लिए आसान नहीं है, लेकिन हम दोनों को इसे संभालना होगा। उनकी बात सुनकर मेरी घबराहट थोड़ी कम हुई, लेकिन मन में सवालों का अंबार था। मैं चुपचाप उनकी बात सुनती रही। उन्होंने मुझे आराम करने को कहा और कहा कि समय के साथ सब बेहतर हो जाएगा। मैं उनके इस व्यवहार को देखकर थोड़ा कंफर्टेबल महसूस करने लगी। नीरज बिस्तर पर जाकर लेट गए। मैं अभी भी अपनी घबराहट से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। कमरे में माहौल भारी और तनावपूर्ण था। नीरज ने मेरी ओर देखते हुए कहा, पूजा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए ये सब नया और मुश्किल है, लेकिन हम दोनों को मिलकर इस रिश्ते को आगे बढ़ाना होगा। उनकी बात सुनकर मेरे मन में कई तरह की भावनाएं उमड़ने लगीं। मैंने शादी के बाद के जीवन के बारे में अपनी सहेलियों से बहुत सी बातें सुनी थीं, लेकिन जो अनुभव मेरे सामने था वो इन सब से अलग और कठिन लग रहा था। नीरज ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे भरोसा दिलाने की कोशिश की। कमरे में जलती लालटेन की हल्की रोशनी माहौल को शांत और गंभीर बना रही थी। मैं अपनी घबराहट को कम करने की कोशिश करने लगी। नीरज ने कहा, हमारे रिश्ते की ये नई शुरुआत है और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों इसे सही दिशा में लेकर जाएं। उनकी बातों में गंभीरता और समझदारी थी, जिसने मुझे थोड़ा सहज महसूस कराया। मैंने आंखें बंद कर लीं और मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना की कि ये नया रिश्ता हमारे जीवन में खुशियाँ लाए। नीरज ने मेरे पास बैठकर कहा, पूजा, मैं जानता हूँ कि हमारे लिए ये रिश्ता बहुत नया है और उसे समझने में समय लगेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम दोनों इस रिश्ते को निभाने की पूरी कोशिश करें। उनकी बातें सुनकर मैं थोड़ी असमंजस में थी, लेकिन उनकी बातों में कुछ ऐसा था जिसने मुझे शांत किया। मैं पूरे समय घबराई हुई थी। मन में कई सवाल और असहजता थी। रात का माहौल मेरे लिए नया और चुनौतीपूर्ण था। मैं मानसिक और शारीरिक रूप से थकी हुई थी। सुबह जब मैं उठी तो मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। बीती रात की उलझनों ने मुझे थका दिया था, लेकिन मैंने खुद को संभालने की कोशिश की। मैंने महसूस किया कि इस नए जीवन को समझने और उसे अपनाने में समय लगेगा। मैं नीरज के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाने और उसे समझने की दिशा में आगे बढ़ने का निर्णय लेने लगी। सुबह मेरी सास ने मुझे जगाया। रात के घटनाक्रम के बाद मेरा मन बहुत भारी था। मैं सोचने लगी, काश मैंने माँ से इस शादी के लिए मना कर दिया होता, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। अब यही मेरी ज़िंदगी थी। मैंने धीरे धीरे अपनी किस्मत से समझौता करना शुरू कर दिया। मेरा जीवन किसी मशीन की तरह हो गया था। दिन भर घर के काम में जुटी रहती और रात को अपने रिश्ते के बोझ को महसूस करती। धीरे धीरे मैंने हालातों को सहन करना सीख लिया। ससुराल की सभी महिलाओं से मेरी पहचान होने लगी। वो अपने पति के साथ अपने अनुभव और खुशियों की बातें साझा करती। उनकी बातें सुनकर मेरा मन उदास हो जाता, लेकिन मैंने कभी किसी से अपने दिल की बात नहीं कही। मैंने अपने जीवन के दुखों को खुद में समेट लिया और चुपचाप सब सहन करती रही। मेरे ससुराल का माहौल बहुत साधारण था। नीरज ना बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा था और ना ही कोई नौकरी करते थे। इसी वजह से घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। दिन बीतते गए और मैं खुद को परिस्थिति के अनुरूप ढालने की कोशिश कर रही थी। मैं अपने अंदर ये विश्वास जगाने लगी कि हर परिस्थिति का सामना धैर्य और समझदारी से करना होगा। हमारे परिवार में सबसे अधिक पढ़े लिखे व्यक्ति मेरे जेठ मुकेश जी थे।
वे एक सरकारी स्कूल में टीचर थे और उनके हिस्से में जो ज़मीन आई थी वो उनकी आय का मुख्य स्रोत थे। हालांकि वे अपने परिवार के साथ अलग रहने लगे थे। नीरज के हिस्से में आई ज़मीन इतनी कम थी कि उसके भरोसे घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था। समय बीतता गया, लेकिन हमारे हालात दिन ब दिन खराब होते गए। मेरी शादी को 10 साल हो चुके थे और मैं अब 28 साल की हो चुकी थी। हमारा कोई अपना बच्चा नहीं था और सच कहूँ तो मैं बच्चा चाहती भी नहीं थी। दीदी की बेटी कविता, जो अब 14 साल की हो चुकी थी, उसको संभालना ही हमारे लिए एक बड़ी जिम्मेदारी थी। कविता मुझे माँ कहकर बुलाती थी और मैं भी उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी। कविता अब किशोरावस्था में थी। उसका व्यक्तित्व और समझदारी बढ़ रही थी। वो जानती थी कि मैं उसकी असली माँ नहीं हूँ, लेकिन उसने मुझे ही माँ के रूप में स्वीकार किया। ये रिश्ता हमारे बीच एक अनमोल बंधन बन चुका था। घर के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे थे। आमदनी के साधन सीमित थे और खर्चे लगातार बढ़ रहे थे। एक दिन जब मैं सुबह सुबह गाय को चारा डालने के लिए उठी, तो मुझे ऐसा कुछ देखने को मिला जिसने मुझे अचंभित कर दिया था। मैंने देखा कि मेरे जेठ मुकेश अपनी पत्नी के साथ हंसी मजाक करते हुए बातें कर रहे थे। उनके बीच का स्नेह और आपसी समझ देखकर मुझे एक पल के लिए बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद रिश्तों में मधुरता और आपसी सहयोग बना रहना बहुत ज़रूरी है। सुबह का समय था और मैं गाय को चारा डालने गई थी। वहाँ मैंने मुकेश भैया को भाभी के साथ वो सब करते हुए देखा। उनके रिश्ते में जो सहजता और स्नेह था, उसे देखकर मैं कुछ देर के लिए ठिठक गई। मुझे लगा कैसे मुश्किल परिस्थितियों में भी रिश्तों का ये पक्ष कितना सुंदर और प्रेरणादायक हो सकता है। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, भाभी मुस्कुराते हुए जेठ जी से अलग हो गईं और गाय का दूध निकालने चली गईं और भैया बाहर की ओर चले गए। मैंने सोचा कि इस समय उन्हें उनके निजी समय में अकेला छोड़ देना चाहिए, इसलिए मैं घर वापस लौट आई। जैसे ही मैं घर के दरवाजे पर पहुंची और उसे बंद करने लगी, तभी पीछे से मुकेश भैया आ गए। उनकी उपस्थिति ने मुझे थोड़ा चौंका दिया था। मैंने तुरंत पूछा, भैया कोई काम था क्या? मुकेश भैया मुस्कुराते हुए बोले, नहीं, बस तुम्हारे चेहरे पर कुछ अजीब सा भाव देखकर सोचा तुम्हें सब ठीक लग रहा है या नहीं। उनके शब्दों में मुझे हल्की चुटकी महसूस हुई, लेकिन मैंने उसे नज़रअंदाज करते हुए कहा, सब ठीक है भैया। इसके बाद वे कुछ पल रुके और फिर मुस्कुराते हुए चले गए। मैं मुकेश भैया की हरकतों से बहुत असहज महसूस कर रही थी। जैसे ही उन्होंने मेरे करीब आने की कोशिश की, मैंने खुद को संभालते हुए दृढ़ता से कहा, भैया आप जो कर रहे हैं वो गलत है, कृपया मुझे अकेला छोड़ दीजिए। उन्होंने मेरी बात को नज़रअंदाज किया और मुझे रोकने की कोशिश की। मेरी हिम्मत नहीं टूट रही थी। मैंने तेज़ी से अपना हाथ छुड़ाया और अपने कमरे की ओर दौड़ी। दरवाजे के पास पहुंचकर मैंने उसे बंद करने की कोशिश की, लेकिन मुकेश भैया ने दरवाजे को ज़ोर से धक्का दिया और अंदर आ गए। उस समय मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने हिम्मत जुटाई और दृढ़ता से कहा, भैया ये ठीक नहीं है। आपकी हरकतों से मैं बहुत असहज महसूस कर रही हूँ, कृपया यहाँ से चले जाएं। उनके चेहरे पर एक पल के लिए सोचने के भाव आया और फिर उन्होंने थोड़ा रुककर कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं कुछ गलत करने का इरादा नहीं रखता था। इसके बाद वो तुरंत कमरे से बाहर चले गए। मैंने अब राहत की सांस ली और सोचा कि आगे से मुझे और भी ज़्यादा सतर्क रहना होगा। उस दिन के बाद से मैंने मुकेश भैया से थोड़ी दूरी बना ली और घर के सभी सदस्यों के साथ ज़्यादा समय बिताने लगी, ताकि ऐसी स्थिति फिर कभी ना आए। मैंने दृढ़ता से कहा, अगर आप मेरी इज्जत चाहते हैं तो तुरंत यहाँ से चले जाइए, वरना मैं सब कुछ अपने परिवार को बता दूंगी। लेकिन मुकेश भैया पर तो मेरी बातों का कोई असर नहीं हुआ। वो हंसते हुए बोले, तुम जो चाहो कर सकती हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर तुम जानती हो पूजा, तुम बहुत खूबसूरत हो। जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा, तब से मैं तुमसे बहुत प्रभावित हूँ।
मैं ये सुनकर कुछ देर के लिए चुप हो गई। मेरे मन में कई विचार चल रहे थे। मेरे पति ने कभी मेरी तारीफ नहीं की थी, ना ही कभी मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश की थी। मुकेश की बातों ने मुझे थोड़ी सी असहज किया और मैं खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। मैंने उसे रोका, कृपया मुझे छोड़ दो, हम किसी और दिन ये सब कर लेंगे। मेरे शब्दों से मुकेश भैया थोड़ा चुप हो गए, लेकिन वो फिर भी नहीं रुके। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं फिर कभी तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। इस पल में मैं खुद को पूरी तरह से संभालने की कोशिश कर रही थी। मेरी पूरी कोशिश यही थी कि मैं इस स्थिति से बाहर निकल सकूं और खुद को सुरक्षित रख सकूं। मैं बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद मैंने बाहर आकर घर के पिछवाड़े की ओर जाने का मन बनाया। तब तक मुकेश जा चुका था। मैंने वापस आकर नाश्ता तैयार किया और कविता को स्कूल भेज दिया, लेकिन मेरा मन कहीं भी नहीं लग रहा था। जेठ जी से हुई घटना का ध्यान बार बार मेरे मन में आ रहा था। जैसे जैसे दोपहर का समय पास आ रहा था, मेरी बेचैनी और भी ज़्यादा बढ़ रही थी। मुझे याद है मैंने घड़ी पर देखा तो 12 बजने में कुछ मिनट ही बाकी थे। तभी मेरी सास कमरे में आई और बोली, बहू, हम खेतों में जा रहे हैं, तुम दरवाज़ा बंद कर लो। मैं उठकर बाहर आई और सास ससुर के खेतों में जाने के बाद दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और फिर से अपने कमरे में चली गई। घर के आंगन से पहले से ही एक दीवार बनी हुई थी, जो अब 7 फुट ऊंची थी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि अगर मैं वहां नहीं गई तो क्या होगा। मैं अपने कमरे में डरी सहमी सी बैठी थी और अपने आप को कोस रही थी। सोच रही थी कि काश मैं भी सास ससुर के साथ खेतों पर चली जाती। अभी मैं ये सब सोच ही रही थी कि तभी अचानक वही हुआ जिसका मुझे डर था। मुकेश भैया दरवाजे पर आकर ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने लगे और बोले, जल्दी कर, मुझे खेतों पर भी जाना है। बच्चे भी बाहर खेलने गए हुए हैं, कहीं ढूंढते हुए इधर न आ जाएं। मैं गेट पर खड़ी थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। तभी उसकी आवाज़ फिर आई, क्या कर रही हो, जल्दी करो, अब मुझसे रहा नहीं जाता। उनकी बातों ने मेरा दिल और भी घबराहट में डाल दिया था। मुझे डर था कि यहाँ कोई आ न जाए। डरते हुए मैं कमरे की तरफ बढ़ी और मेन डोर के पास जाकर खड़ी हो गई। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मुकेश भैया तेज़ी से अंदर आए और चरपाई पर जाकर लेट गए। वो बोले, देखो जल्दी करो वरना कोई आ जाएगा। उसकी बातें सुनकर मैं बहुत घबराई हुई थी। मैं कमरे में चली गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। मैंने डोर लॉक किया और जैसे ही मुड़ी, अचानक मुकेश भैया ने मुझे ज़ोर से पकड़ लिया। वो चरपाई से उठकर कहने लगे, देखो पूजा, तुमने ये क्या कर दिया। जब भी तुम्हारे बारे में सोचता हूँ ऐसा ही कुछ होता है। अब जल्दी से मेरी घबराहट को शांत करो। मुझे न चाहते हुए भी वो सब करना पड़ा। सब कुछ शांत हो गया और फिर वो जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया। जाते जाते उसने कहा, आज रात को जब सब सो जाएं तो मैं घर के पीछे तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। मैं कमरे में लेटी रही, दीवार को देखते हुए काफ़ी देर तक उसी अवस्था में पड़ी रही। फिर धीरे से चारपाई से उठकर बाथरूम चली गई। अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरी ज़िंदगी में कुछ नया सा आ गया हो। मुझे लगा कि अब मेरा खालीपन की भावना भर गई है और मुझे ज़िंदगी जीने का एक नया मकसद मिल गया है। वापसी आकर मैंने किचन में जाकर दोपहर का खाना बनाने की शुरुआत की, क्योंकि कविता भी स्कूल से लौटने वाली थी। खाना तैयार करके मैं अपने कमरे में आकर चारपाई पर लेट गई। मेरे मन में सारे घटनाक्रम फिर से घूमने लगे और मुझे एहसास हुआ कि अब मेरी ज़िंदगी में एक बदलाव आ चुका है। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे अब उन बातों से दूरी नहीं बनानी चाहिए और मैं फिर से वही एहसास पाना चाहती थी। मैं इन्हीं सोचों में गुम थी, तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने हड़बड़ी में दरवाज़ा खोला और देखा तो कविता स्कूल से वापस आ गई थी। वो जल्दी से अंदर आ गई और बोली, माँ, बहुत गर्मी है, जल्दी से पानी तो दे दो, बहुत प्यास लगी है। कविता तेज़ी से अपने कमरे में चली गई और मैं उसे देखती रही। अब कविता बड़ी हो रही थी। धूप के कारण उसके गाल लाल हो गए थे। मैं किचन में गई और एक गिलास पानी लेकर कविता के पास आ गई।
और उसे पानी पीने के लिए दिया। मैं उसकी तरफ देखने लगी। कविता अब बड़ी और जवान हो रही थी। उसकी मासूमियत और आकर्षण साफ दिखने लगा था। मुझे उसे देखकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब उसने देखा तो वो बोली, क्या देख रही हो माँ? मैंने कहा, कुछ नहीं, तू जल्दी से यूनिफॉर्म बदल ले, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। इसके बाद मैं किचन में जाकर कविता के लिए खाना परोसने लगी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने कविता को दरवाज़ा खोलने के लिए कहा और कविता ने ही दरवाज़ा खोला। मेरे सास ससुर भी खेतों से लौट आए थे। मैंने सबके लिए खाना निकाला और हम सभी ने मिलकर दोपहर का खाना खाया। खाना खाने के बाद हम सब अपने अपने कमरे में आराम करने लगे। कविता और मैं एक कमरे में ही सोते थे। जब नीरज घर पर होते थे तब कविता अपनी दादी के पास सोती थी, लेकिन जब से नीरज बेंगलोर गए थे तब से कविता मेरे साथ ही सोती थी। वो भी मेरे पास आकर चरपाई पर लेट गई। मैंने उसके बालों को सहलाने लगी और मुझे कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। शाम के 5 बजे मेरी सास ने मुझे उठाया, क्योंकि वो फिर से खेतों पर जाने की तैयारी कर रही थीं। मैंने उठकर सबके लिए चाय बनाई। जब चाय लेकर मैं अपने सास ससुर के पास गई तो मेरे सास ने मुझसे कहा, बेटा मुकेश को भी चाय दे आना, उसकी घरवाली तो अपने मायके गई हुई है, पता नहीं उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं। मैंने कहा, माँ जी चाय तो ख़त्म हो गई। इस पर मेरी सास बोली, तो क्या हुआ बेटी, चाय पीकर दोबारा बना देना। मैंने कहा, ठीक है माँ जी। जब मेरे सास ससुर खेतों पर जाने लगे तो कविता भी उनके साथ चली गई। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो उनके साथ जाने की ज़िद करने लगी। सबके चले जाने के बाद मैं फिर से सोचने लगी कि अब मुझे क्या करना चाहिए। अगर मैं चाय लेकर जाती हूँ तो मुकेश भैया यही समझेंगे कि मैं जानबूझकर उनके पास आ रही हूँ। फिर मैंने सोचा कि चाय मैं उसे गेट के बाहर ही दे दूँगी। ये सोचकर मैं किचन की ओर जाने लगी, लेकिन तभी गेट पर किसी ने दस्तक दी। मुझे ये नहीं पता था कि बाहर मुकेश भैया हो सकते हैं। जैसे ही मैंने गेट खोला मेरी धड़कन तेज़ हो गई और सच में बाहर मुकेश भैया ही खड़े थे। वो कहने लगे, माँ कहकर गई थी मैं जाकर चाय पी लूँ। भला मैं ऐसा मौका कैसे जाने देता। वो बिना कुछ कहे घर के अंदर आ गए और मैं गेट पर सहमी सी खड़ी होकर उन्हें देख रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं। वो बोले, अब क्या खड़ी ही रहेगी या कुछ करेगी भी। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, अब तुम्हें रात को आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस काम के लिए मैं तुम्हें रात को बुलाने वाला था वो मैं अभी निपटा कर जाऊंगा। पता नहीं रात को मौका मिला या ना मिला। ऐसा कहकर उन्होंने मेरे कान में धीरे से एक बात कही जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। आज मुकेश भैया अपनी वो इच्छा पूरी करने वाले थे जिससे लड़कियों को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है और वो उसके लिए जल्दी से राज़ी नहीं होती। मैंने मुकेश भैया को साफ साफ मना कर दिया, लेकिन वो नहीं माने। कहने लगे, जब से तुझे पहली बार देखा था तभी से इस इच्छा को पूरी करने को बहुत मन करता था। आज मौका हाथ लगा है तो कैसे जाने दूं। भैया की जिद के आगे मेरी एक न चली। थोड़ी देर के लिए कमरे में एक तूफान सा उठा और फिर सब कुछ सामान्य हो गया और फिर भैया बाहर जाने के लिए उठे। मैंने गेट खोला और वो बाहर निकल गए। मैं अपने कमरे में चारपाई पर आकर लेट गई। आज मैं पूरी तरह से संतुष्ट थी। आज मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई थीं और मुझे लगा जैसे मेरे अंदर कुछ नया आ गया हो, या फिर यूं कहें कि आज मुझे पूरा सुकून मिल चुका था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरी 35 साल की कुंवारी बहन कई साल बाद घर आई थी। शादी में दिलचस्पी न होने की वजह से पापा से लड़ाई झगड़ा करके जॉब करने दूसरे शहर चली गई थी। तब से वो वहीं पर रह रही थी। उसके आने के बाद से वो हमेशा मेरे आसपास घूमती रहती। एक दिन जब मम्मी पापा घर पर नहीं थे तब मैंने कपड़े पहनते वक्त जीन्स की चैन गलत जगह पर अटक गई। तब दीदी मेरी मदद के लिए आई, लेकिन उसके बाद उसका अजीब तरह से मुझे अनचाहे जगहों पर छूना शुरू हो गया था। वो बोली, तुम तो अभी 16 साल के हो,
फिर तुम्हारा हिसाब किताब तो बहुत बड़ा, तुम तो बहुत बड़े हो गए हो। ऐसा बड़बड़ाते हुए दीदी ने मेरा देखा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। मेरा नाम राहुल है और मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ। मेरी दीदी कई सालों बाद हमारे घर आई थी। वो 35 साल की थी और अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। मेरे मम्मी पापा दोनों जॉब करते थे। दोपहर को स्कूल से घर आने के बाद मेरी देखभाल करने के लिए घर पर कोई भी नहीं होता था, इसलिए पापा ने दीदी को हमारे घर बुला लिया था। मुझे देखते ही दीदी ने मुझे गले लगा लिया। उसने कहा, राहुल, बहुत जल्दी बड़े हो गए हो। दीदी को घर आने के बाद से वो मेरे कमरे में ही रहती थी। मैं भी खुशी खुशी अपना कमरा उसके साथ शेयर कर रहा था। दोपहर को जब मैं स्कूल से घर आता तो मेरे हाथ से बैग लेने से लेकर खाना खिलाने तक मेरी सारी देखभाल मेरी दीदी ही करती थी। मैं अब 16 साल का हो गया था और 10th क्लास में पढ़ता था। दीदी को घर बुलाने का एक और अहम कारण था। करीब 1 महीने पहले मुझे थायराइड का पता चला था। इतनी कम उम्र में ही मुझे थायराइड के कारण एंटी थायराइड इंजेक्शन लेनी पड़ रही थी। मुझे एंटी थायराइड देने के लिए घर पर एक मेल नर्स आया करता था। जैसे नर्स होती हैं वैसे ही एक मेल नर्स भी होते हैं। वो लड़का हर दिन दोपहर में मुझे इंजेक्शन देने के लिए आता था। देखते ही देखते दीदी को घर आए हुए कई दिन हो गए थे। मेरे स्कूल जाने से लेकर मेरे पढ़ाई तक की पूरी जिम्मेदारी दीदी ही उठा रही थी। एक रात अचानक मेरी नींद खुल गई। मेरी नींद अचानक खुलने का कारण था मेरे शरीर पर घूमता हुआ हाथ। दीदी अचानक मेरे शरीर पर हाथ फेरने लगी थी। मुझे शरीर पर किसी का हाथ फेरना बिल्कुल पसंद नहीं था। मुझे लगा ये सब दीदी से गलती से हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे दीदी की कुछ ऐसी अजीब चीज़ें मेरे सामने आने लगीं जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थीं। उस दिन मैंने पहली बार उसका वो अजीब व्यवहार देखा था, इसलिए मैंने उससे कुछ नहीं कहा। लेकिन अगले दिन भी दीदी ने फिर से वैसा ही कुछ किया। लगातार 2 दिन तक दीदी के इस अजीब व्यवहार को सहने के बाद मैंने तय किया कि अब मैं उससे इस बारे में बात करूंगा। अगले दिन जब मैं दोपहर में स्कूल से घर आया और खाना खाते समय मैंने उनसे सवाल किया, तब मैंने कहा, दीदी, पिछले 2 दिन से रात को सोते समय तुम मेरे शरीर पर हाथ क्यों फेरती हो? क्या तुम्हें कोई बुरा सपना आता है? जैसे ही मैंने दीदी से ये सवाल किया, उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए थे। उसने कहा, शायद मुझे कुछ सपने आते होंगे। सपने में गलती से मेरा हाथ तुम्हारे शरीर पर आ गया होगा। तब मैंने दीदी की बातों पर विश्वास कर लिया, पर इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी। उसी रात सोने के कुछ समय बाद ही मेरी नींद खुल गई। सोने से पहले मैंने प्यास लगने के कारण 2 गिलास पानी पिया था और इसी कारण मेरी आधी रात में ही नींद टूट गई थी। मैं उठा और देखा कि दीदी मेरे पास नहीं थी। मुझे लगा कि वो बाथरूम में होगी, लेकिन वो कमरे के बाथरूम में भी नहीं थी। तब मैंने उठकर दीदी को ढूंढने की सोचा। फिर मैं कमरे से बाहर निकलकर चारों ओर नज़र दौड़ाने लगा। तब दीदी मुझे मम्मी पापा के कमरे के बाहर दिखी। वो मम्मी पापा के कमरे में झांक रही थी। वो वहाँ क्यों झांक रही थी ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था। तब मैंने दीदी की ओर जाने की सोचा, पर तभी वो मेरे कमरे की ओर पलट गई। अगर मुझे दीदी देख लेती तो उसे लगता कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ, इसलिए दीदी के मुझे देखने से पहले ही मैं अपनी जगह वापस जाकर सो गया। कुछ ही देर में दीदी भी कमरे में आई। आते ही वो अपनी जगह सो गई और उसका वही अजीब व्यवहार फिर से शुरू हो गया। वो फिर से मेरे शरीर पर हाथ फेरने लगी। दीदी ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रही थी ये मुझे समझ नहीं आ रहा था, पर एक बात मुझे ज़रूर समझ में आ गई थी कि वो मम्मी पापा के कमरे में कुछ देखती है और फिर मेरे शरीर पर हाथ फेरती है। दीदी आखिर मम्मी पापा के कमरे में क्यों झांकती है ये जानने की मेरी इच्छा बढ़ रही थी। अगले दिन दोपहर में घर पर मैं और दीदी ही थे। दीदी मेरी पढ़ाई करवा रही थी। जब वो मेरा पढ़ाई करवा रही थी तो मैंने उससे सहजता से सवाल किया, दीदी, तुम इतनी सुंदर हो, फिर भी तुम्हारी शादी क्यों नहीं हुई? इस पर उसने कहा, पहले मुझे लगता था कि शादी एक बहुत तनावपूर्ण रिश्ता होता है,
क्यों बेवजह उसमें फंसना। पर अब धीरे धीरे मुझे भी शादी की ज़रूरत महसूस होने लगी है। लेकिन अब मेरी उम्र इतनी हो गई है कि मेरे उम्र का जोड़ीदार मिलना बहुत मुश्किल है। दीदी के जवाब पर मैंने फिर से उससे कोई सवाल नहीं किया। तब चुपचाप मैं पढ़ाई करने लगा। कुछ ही देर बाद इंजेक्शन देने वाले अंकल मुझे इंजेक्शन देने के लिए आ गए। इंजेक्शन लेने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए सो गया। जब मैं सोकर उठा तो उठते ही मुझे तेज़ भूख लग गई थी। मुझे पास्ता खाने की इच्छा हो रही थी, इसलिए मैंने दीदी से मेरे लिए पास्ता बनाने को कहा। उस समय दीदी मम्मी के कमरे में थी। जब मैं उस कमरे के पास गया तो मुझे दीदी वहाँ कुछ अलग ही रूप में दिखी। वो अभी अभी नहाकर बाहर आई थी। वो खुद को शीशे में ऐसे निहार रही थी जैसे वो कोई 18-19 साल की लड़की हो। दीदी का खुद को निहारना अब कब खत्म होगा, इसकी प्रतीक्षा करते हुए मैं कमरे के बाहर खड़ा था। लेकिन वो तो खुद को हीरोइन समझकर और भी अदा बिखेर रही थी। इधर मेरी भूख कंट्रोल से बाहर हो रही थी। आखिरकार मैं दीदी के कमरे में चला गया। मुझे देखते ही दीदी थोड़ी शर्मा गई। उस समय वो वैसे ही मेरे सामने खड़ी थी और मुझसे बातें करने लगी। दीदी उस वक्त नहाने का गाउन पहने हुए थी। मुझे देखते ही उसने कहा, उठ गए राहुल तुम? अच्छा, अब आ ही गए हो तो बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? मुझे भूख लगी है दीदी, इसलिए मैं वहाँ गया था। लेकिन दीदी तो मेरे मुंह से अपनी तारीफ सुनने में व्यस्त हो गई थी। तभी उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे आईने के सामने ले गई। एक हाथ मेरे गले में डालकर वो मेरे पीछे खड़ी हो गई। उसने कहा, राहुल तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे अब शादी करनी चाहिए? दीदी के इस सवाल पर मैं क्या जवाब दूं, समझ नहीं पा रहा था। मैंने उससे कहा, दीदी शादी करना तुम्हारा निजी फैसला है, इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं तो यहाँ इसलिए आया था क्योंकि मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। क्या तुम मेरे लिए पास्ता बना सकती हो? मेरी बात सुनकर दीदी हंसने लगी। उसने कहा, मैंने तो तुम्हें बड़ा समझा था, लेकिन तुम तो अब भी बच्चे की तरह व्यवहार कर रहे हो। कोई बात नहीं, अब तुम्हें समझदार बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, तुम यहाँ रुको, मैं तैयार होकर आती हूँ। उस समय मैं उसके कमरे से बाहर आ गया। कुछ ही देर में उसने मुझे पास्ता बनाकर दे दिया। उस रात मैंने तय कर लिया था कि मैं मम्मी पापा के कमरे में झांकूंगा, क्योंकि मुझे जानना था कि दीदी वहाँ क्यों जाती है। रात में सोने के बाद कुछ ही देर में मैंने अपनी आंखें खोली। उस समय मैं जानबूझकर बड़बड़ा रहा था, पानी कहाँ है, मुझे प्यास लगी है। लेकिन कमरे में पानी नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए अब मुझे किचन में जाकर ही पानी पीना था। मैं ये सब जानबूझकर बड़बड़ा रहा था ताकि दीदी को लगे मैं सचमुच पानी पीने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता था कि वो भी जाग रही है। फिर मैं कमरे से बाहर निकला। फिर किचन में ना जाकर मैं मम्मी पापा के कमरे के बाहर गया। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था और जब मैंने अंदर झांका तो मम्मी पापा एक दूसरे के साथ दिखे। पापा ने मम्मी को प्यार से पास में खींच लिया था। वो दृश्य देखकर कुछ बातें मेरे समझ में आ गईं। मुझे जो समझना था वो मैं समझ चुका था। फिर मैं चुपचाप अपने कमरे में वापस आ गया। उस रात मैंने दीदी को अपने कमरे से बाहर जाते नहीं देखा था, लेकिन मुझे ये समझ में आ गया था कि दीदी के मन में कुछ अलग ही चल रहा है। अब मुझे उससे अकेले में बात करनी थी। देखते ही देखते 3 दिन बीत गए। मेरी गर्मी की छुट्टियां शुरू होने वाली थीं। मम्मी पापा ने कहीं बाहर जाने का प्लान बनाया था। ये प्लान उन्होंने सिर्फ अपने लिए ही बनाया था। मम्मी पापा का कहना था कि सामने मेरे 10वीं के एग्ज़ाम हैं, इसलिए अब मैं छुट्टी का इस्तेमाल अपने सिलेबस की तैयारी के लिए करूं। मम्मी पापा ने मुझे छुट्टी के बावजूद पढ़ाई करने को कहा था और इसी वजह से उन्होंने मुझे ट्रिप पर साथ नहीं ले गए। 3 दिन बाद जब मेरी छुट्टियां शुरू हुईं, तब मम्मी पापा अपनी ट्रिप पर निकल गए। उनके जाने के बाद घर में मैं और दीदी के साथ अकेला था। उस दिन घर में कोई नहीं था, तो मैंने दीदी से सवाल किया। मैंने उससे कहा, दीदी अब तुम्हें भी शादी करने की इच्छा होती होगी ना? यहाँ आने के बाद से मम्मी पापा को साथ देखकर तुम्हें भी लगता होगा कि तुम्हें भी कोई ऐसा चाहिए जो तुमसे प्यार करे। जैसे ही मैंने सवाल किया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, राहुल तुमने सच में मेरे दिल की बात जान ली।
फिर दीदी ने रोते रोते मुझे गले लगा लिया। वो कहने लगी, मैं तुम्हें छोटा समझ रही थी, लेकिन तुम तो बिल्कुल छोटे नहीं हो। तुम्हारी इस समझदारी की बात सुनकर मुझे तुम्हारे अंदर का एक बड़ा आदमी नजर आ रहा है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरी इस उम्र में मुझे कोई पसंद करेगा? दीदी ने फिर वही सवाल मुझसे किया था, जिसका जवाब मेरे पास नहीं था। लेकिन उस दिन के बाद से दीदी का नज़रिया मेरे प्रति बदल गया था। उस दिन के बाद से दीदी ने घर में मम्मी के स्टाइलिश कपड़े पहनने शुरू कर दिए थे। दीदी को स्टाइलिश कपड़ों में देखकर मैं उसे देखता ही रह जाता। जब वो स्टाइलिश कपड़े पहनकर तैयार होती तो वो खास तौर पर मेरी तारीफ सुनने के लिए उत्सुक रहती। इतना ही नहीं, वो मुझसे चिपककर फ़ोटो भी खिंचवाती। दीदी का जो भी स्पर्श मुझे होता वो कुछ अलग ही दर्शाता था। उसका एकदम से बदला हुआ अंदाज कुछ और ही बता रहा था, जैसे वो मुझे बेवजह इशारे कर रही हो। खैर, एक दिन सुबह नहाने के बाद मैंने जीन्स पहनी थी। जीन्स पहनते समय अचानक उसकी जिप गलत जगह अटक गई और मुझे दर्द होने लगा। तब मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और मम्मी को पुकारने लगा। मम्मी तो घर पर नहीं थी, या मैं कुछ देर के लिए भूल गया था। मेरी आवाज़ सुनकर मम्मी नहीं बल्कि दीदी दौड़ती हुई आई। उसने पास आकर मुझसे पूछा, क्या हुआ राहुल? मैंने उसे सब कुछ बताया। तब वो मेरे पास आई और मेरी मदद करने लगी। जैसे ही उसने मेरी जीन्स को हाथ लगाया, मैं शर्म से पीछे हट गया। मैंने कहा, दीदी मुझे शर्म आ रही है। तब उसने समझाते हुए कहा, अभी के लिए शर्म को अलग रखो, नहीं तो तुम हमेशा के लिए परेशानी में पड़ जाओगे। अब तुम्हारी मम्मी तो घर पर नहीं है, इसलिए तुम्हारी मदद मुझे ही करनी होगी। तब मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और उसे मेरी मदद करने दी, क्योंकि उसके अलावा मेरे पास कोई और नहीं था। कुछ ही देर में उसने मुझे परेशानी से राहत दिला दी, लेकिन उसके बाद से दीदी की नज़र मुझ पर बदल गई। जब उसने मेरी मदद की तो अनजाने में उसका स्पर्श गलत जगह हो गया। मेरी मदद करने के बाद वो मुझे एक अलग ही नज़र से देखने लगी थी। उसने कहा, राहुल, मैं तो तुम्हें इतने दिनों से सामान्य समझ रही थी, लेकिन तुम तो 16 साल की उम्र में ही बहुत बड़े हो गए हो। दीदी जो कुछ भी कह रही थी मैं सब समझ रहा था। उस समय मेरे चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कान आ गई। उस दिन के बाद दीदी ने कहा, आज से जब तक मम्मी घर नहीं आती मैं तुम्हें नहलाया करूँगी। मैंने उनसे मना कर दिया, क्योंकि मैं बहुत ही शर्मीला था। मेरे इनकार पर दीदी ने कहा, ठीक है, नहाना तुम खुद ही, लेकिन नहाने के बाद तैयार करने की जिम्मेदारी मेरी होगी। आज तुमने जो गड़बड़ की थी उससे बहुत बड़ी समस्या हो सकती थी। आज के बाद मैं तुम्हें तैयार किया करूँगी। उसकी बात पर मैंने सहमति जताई। उस दिन हमेशा की तरह दोपहर में वो अंकल मुझे इंजेक्शन देने आया। इंजेक्शन लेने के बाद उस दिन मैं रोज़ की तरह सोया नहीं था, बल्कि उठकर कमरे से बाहर चला गया। हॉल में आते ही मैंने टीवी चालू कर दिया। टीवी की आवाज़ सुनकर दीदी मम्मी के कमरे से बाहर आई। शायद वो मम्मी के कमरे में आराम कर रही थी। दोपहर में जिस तरह से दीदी तैयार हुई थी उसका मचलना कुछ अलग ही था। खैर, आज भी दीदी ने छोटे कपड़े पहने थे। उसने कहा, राहुल, मैंने ख़ास तुम्हारे लिए गोलगप्पे बनाए हैं, रुको मैं किचन से लेकर आती हूँ। वो किचन में जाते समय उसने टीवी बंद कर दिया और गोलगप्पे लेने के लिए किचन में चली गई। वो मुझे हॉल में भी गोलगप्पे खिला सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो मुझे मेरे कमरे में लेकर गई और मुझे बिस्तर पर बैठाकर अपने हाथों से गोलगप्पे खिलाने लगी। गोलगप्पे खिलाते समय दीदी बार बार मेरे बालों पर हाथ फेर रही थी। वो कह रही थी, तुम बहुत समझदार हो गई हो, अब तो तुम बड़े भी हो गए हो। तब दीदी के परफ्यूम की खुशबू मेरे कमरे में चारों ओर फैली हुई थी। वो बात कर रही थी और मुझे धीरे धीरे नींद आने लगी। कुछ देर में मैं गहरी नींद में सो गया। जब मैं नींद से जागा तो मुझे चक्कर जैसा महसूस हो रहा था। उठते ही मैंने अपने सर पर हाथ रखा और बिस्तर पर बैठ गया। कुछ समय बाद दीदी मेरे कमरे में आई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने कहा, राहुल, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी वजह से मेरे जीवन में इतना आनंद आएगा। दीदी की बात मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैंने उसकी बातों पर सिर्फ सिर हिला दिया, क्योंकि मैं अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। दीदी ने कहा, तुम फ्रेश होकर आओ, हम मज़े करेंगे।
मैं फ्रेश होकर कमरे से बाहर गया। तब दीदी ने हॉल में मेरे पसंद के गाने लगाए थे। इससे पहले दीदी ने कभी मेरी पसंद के गाने नहीं सुने थे, लेकिन उस दिन उसने खुद ही मेरी पसंद के गाने लगाए थे। इतना ही नहीं, उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे डांस कराने लगी। उसने मेरा एक हाथ अपनी कमर पर और दूसरा हाथ अपने कंधे पर रखा। वो मेरे साथ कपल डांस कर रही थी। दीदी इतनी खुश क्यों थी, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। उस दिन के बाद जैसे जैसे दिन गुजरते गए, दीदी मुझे खुश दिखाई देने लगी। लेकिन दोपहर में जब भी मैं सोकर उठता, मुझे बहुत थकान महसूस होती। सोकर उठने पर वो मुझे हमेशा एक ही बात कहती, तुमने आज मुझे बहुत खुश किया। मैं उसे किस तरह से खुश कर रहा था, ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जो तकलीफ़ मुझे हो रही थी, वो मुझे अच्छी लगने लगी थी। शुरू में मुझे दीदी से तैयार होने में संकोच होता था, लेकिन धीरे धीरे मुझे उसकी आदत पड़ गई। अब मैं बिना शर्माए दीदी से तैयार होने लगा था। अगले कुछ दिनों में दीदी और मेरे बीच एक अलग रिश्ता बनने लगा था और मुझे वो सब कुछ अच्छा लगने लगा। कुछ दिनों बाद मम्मी पापा घर आ गए। अचानक एक दिन मुझे बहुत चक्कर आने लगे और फिर घर वालों ने मुझे अस्पताल में भर्ती करवा दिया। अचानक मुझे क्या हुआ, ये मुझे भी समझ नहीं आया। जब मेरी आंखें खुली तो पता चला कि मैं लगभग 1 महीने बाद आईसीयू से बाहर आया हूँ। 1 महीने में आईसीयू में रहा था और इसका कारण जब डॉक्टरों ने मम्मी पापा को बताया तो वो भी मेरे साथ हैरान रह गए। जब मैं आईसीयू से बाहर आया तो डॉक्टरों ने खुद मुझसे बातचीत की। पिछले 1 महीनों में मेरे साथ क्या क्या हुआ और क्या क्या नहीं, ये डॉक्टरों ने मुझसे विस्तार से पूछा। मेरे साथ बातचीत के बाद डॉक्टरों को मेरे रोग का पता चल गया। उन्होंने मम्मी पापा को बताया कि राहुल को पिछले 1 महीनों से एक अजीब बीमारी हो गई है। उसने खुद ही एक अलग दुनिया बना ली है। वो कल्पना में जी रहा है। डॉक्टरों ने मेरे साथ साथ घर के सभी लोगों से बात की थी। फिर डॉक्टर ने मम्मी पापा से कहा, आप दोनों अपने काम में व्यस्त थे। आपने खुद के लिए समय निकाला, लेकिन अपने बेटे से बातचीत सही समय पर नहीं की। आपका बेटा खुद से बातें करता था और इस पर आपका ध्यान नहीं था। इसके बाद घर में राहुल की दीदी आई। राहुल ने अपनी दीदी को भी एक शख्स के प्यार में पड़ते हुए देखा था। इंजेक्शन लेने के बाद वो रोज अपनी दीदी को घर आए इंजेक्शन देने वाले अंकल के साथ देखता था। ये सब देखकर उसे लगने लगा कि प्यार केवल लड़के और लड़की के बीच होता है। इसलिए राहुल खुद को उस अंकल के रूप में देखने लगा। जब जब वो अपनी दीदी को उसके प्रेमी के साथ देखता तो वो खुद को उस जगह पर देखता और इसी दौरान वो भी गलत राह पर जाने लगा। मोबाइल में गलत चीज़ें देखकर उसने भी गलत काम करना शुरू किया और इसी वजह से वो धीरे धीरे कमज़ोर होता गया। उसके बार बार के विचारों के कारण उसे आईसीयू में भर्ती होने की नौबत आ गई। राहुल के साथ जो पिछले 1 महीने में हुआ, उसके लिए उसकी फैमिली जिम्मेदार है। डॉक्टर ने जो कुछ हुआ वो मम्मी पापा को बताया था और दीदी भी वहाँ मौजूद थी। तब दीदी के गले में मुझे मंगलसूत्र दिखा। मुझे तब पता चला कि जब मैं आईसीयू में था तब मम्मी पापा ने दीदी की शादी उसके प्रेमी से करवा दी थी। मेरी हालत देखकर दीदी ने मुझसे माफ़ी मांगी। उसने कहा, राहुल, मैं तुम्हारी देखभाल करने आई थी, लेकिन मैं भी अपनी ही दुनिया में खो गई थी। तुम्हारी तरह मैं भी अकेली हो गई थी। तुम्हारी वजह से ही मेरी मुलाकात उस शख्स से हुई और धीरे धीरे हमारे बीच प्यार पनप गया। मैं अपनी दुनिया में इतनी खो गई थी कि मैंने कभी तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं दिया। ये मेरी भी गलती थी। दीदी की बात का मैं कोई जवाब नहीं दे पाया क्योंकि मैं खुद बोलने में असमर्थ था। मुझे क्या बीमारी थी इसका मुझे खुद अंदाज़ा नहीं था। मेरी बीमारी के बारे में पता चलते ही मम्मी पापा ने उस दिन के बाद से मेरी देखभाल करनी शुरू कर दी। उन्होंने मुझसे बातचीत करना शुरू किया। तब मुझे ये समझ में आने लगा कि प्यार सिर्फ प्रेमी प्रेमिका के बीच का रिश्ता नहीं होता, बल्कि माता पिता और बच्चों का भी एक प्रेम पूर्ण रिश्ता होता है। तो दोस्तों, अपने बच्चों को दूसरों के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। आजकल कई माता पिता अपने कैरियर को बनाने में व्यस्त रहते हैं। इसी कैरियर की दौड़ में वो अनजाने में ही सही अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते। इसका उन्हें एहसास नहीं होता। अगर माता पिता खुद अपने काम में व्यस्त होंगे तो
इसके दुष्परिणाम बच्चों पर पड़ने लगते हैं। बच्चों को गंभीर मानसिक बीमारियों का खतरा हो सकता है। अगर आप अपने बच्चों को इस तरह की मानसिक बीमारियों से बचाना चाहते हैं तो बच्चों के साथ दोस्तों की तरह व्यवहार करें, रोज़ उनसे बात करें, उन्हें कभी कभार घुमाने भी ले जाएं। हर माता पिता के लिए उनके बच्चे सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं। ये माता पिता को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज की कहानी बेहद रोमांचक है, इसलिए प्लीज़ पूरी सुनें। एक बहुत ही खूबसूरत महिला जिसका नाम सविता होता है, उसने 2 अंग्रेज़ों को कमरा किराए पर दे दिया था। अंग्रेज़ जिनका नाम हैरी और मार्टन होते हैं। लगभग 40-45 साल के हट्टे कट्टे मर्द होते हैं और दोनों को कमरा देने से पहले ये बोला गया था कि 3 दिन के बाद, यानी कि जैसे ही चौथा दिन आएगा तो मैं तुमसे किराया वसूल करूंगी। दोनों ही अंग्रेज़ रात भर बैठकर शराब पिया करते थे और दिन में इधर उधर घूमने निकल जाया करते थे। इस तरह से चौथा दिन आ जाता है। रात के तकरीबन 8 बजे का समय था। सविता रात के ठीक 8 बजे के आसपास उनके कमरे में चली जाती है और कमरे में जाने के बाद उन दोनों से अपना किराया मांगती है। उन दोनों की नज़र जैसे ही सविता पर पड़ती है तो दोनों उसको देखकर मोहित हो जाते हैं, क्योंकि सविता का बदन गोरा चिट्टा संगमरमर जैसा होता है और दिखने में वो बेहद खूबसूरत होती है। ये दोनों अंग्रेज़, जिनका नाम हैरी और मार्टन होता है, वो कहने लगते हैं कि तुम्हें एक रात का बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा अगर तुम हमारे साथ एक रात गुजार लेती हो। तो सविता के मन में ख्याल आने लगते हैं कि एक ही तो रात की बात है, बहुत ज़्यादा पैसा मिलने वाला है। लेकिन सविता नहीं जानती थी ये दोनों गोरे अंग्रेज़ उसकी कितनी हालत ख़राब करने वाले थे, और इस तरीके से सविता मान जाती है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद जो होने वाला था उसको सुनकर आपके होश उड़ने वाले हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली के रामनगर इलाके से, और इसी इलाके में रहती है खूबसूरत महिला सविता, जो दिखने में बिल्कुल एक चांद की परी जैसी दिखाई देती है। उसकी उम्र 35 साल हो चुकी है, लेकिन दिखने में वो अभी भी 25-26 साल की किसी लड़की की तरह हॉट दिखाई देती है। उसके गठीले बदन को देखकर मोहल्ले पड़ोस के जितने भी मर्द होते हैं उसकी तरफ एक टक देखकर सीटियां बजाते थे। वो इतनी खूबसूरत महिला होती है। उसके पति का नाम मुकेश था और इन दोनों के पास 10-12 कमरे होते हैं और वो इन सभी कमरों को किराए पर देते थे और उन्हीं कमरों से अच्छा खासा पैसा कमाया करते थे। इन दोनों की एक ही बेटी थी जो कि अभी 12-13 साल की थी, जिसका नाम पूजा था। पूजा अभी 6 क्लास में पढ़ाई कर रही है और वो एक हॉस्टल में उसको भेज दिया गया था। वहीं पर रहकर ये अपनी पढ़ाई करती है और वहीं पर हमेशा के लिए रहती है। घर पर उसका कभी कभार आना जाना होता है। दिन बड़े अच्छे तरीके से गुजर रहे थे। उसका पति मुकेश सविता से काफ़ी खुश होता है और सविता भी अपने पति मुकेश के साथ खुश रहती है। लेकिन इनकी खुशियों को किसी की नज़र लग जाती है। एक दिन मुकेश काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाता है और बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि इसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद डॉक्टर साहब कहने लगते हैं कि इसकी हालत तो बहुत ज़्यादा गंभीर है। इसको तो एक लाइलाज बीमारी हो गई है। और लाइलाज बीमारी जब बताई जाती है तो सविता के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। डॉक्टर सविता को बताते हैं कि तुम्हारे पति मुकेश को एड्स हो चुका है। और इस तरह से जैसे ही सविता को इस बात का पता चलता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये तो कांपना शुरू कर देती है। और इसके बाद सविता अपना भी चेकअप करवाती है। जैसे ही चेकअप किया जाता है तो डॉक्टर बताते हैं कि तुम्हें इस प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। डॉक्टर सविता को कहने लगते हैं कि तुम अपने पति के साथ अब शारीरिक संबंध नहीं बनाना। अगर तुम दोनों शारीरिक संबंध बनाओगे तो तुम्हें भी ये लाइलाज बीमारी हो सकती है, जिसके कारण तुम्हारी भी मौत हो सकती है और तुम्हारा पति चंद दिनों का ही मेहमान रह गया है। सविता अपने पति मुकेश को लेकर अपने घर पर आ जाती है
और उससे पूछने लगती है कि तुम्हें ये लाइलाज बीमारी कैसे हो गई। दरअसल ये मुकेश जो है, जैसे ही शाम होती थी तो शाम के समय कोठों पर जाना शुरू कर दिया करता था और वेश्याओं के साथ भी सोया करता था, जिसके कारण वहीं से इसको ये लाइलाज बीमारी लग गई थी। और इस तरह से उसने साफ साफ शब्दों में अपनी पत्नी सविता को सब कुछ बता दिया था। तब सविता इसके साथ संबंध बनाने से डरने लगती है, इसके साथ सोने से डरने लगती है। वो इस बात की कसम खा लेती है कि मैं अपने पति के साथ कभी भी जीवन में अब शारीरिक संबंध नहीं बनाऊंगी। इस तरह से 1 महीने का समय गुजर जाता है, लेकिन सविता के अंदर अपनी जवानी का जोश उबलने लगता है। इसके दिन तो कट जाते थे, लेकिन रातें काटना मुश्किल हो जाती हैं। अब ये सोचने लगती है कि मुझे किसी न किसी गैर मर्द के साथ अपने शारीरिक संबंध जोड़ लेने चाहिए। और इसी बीच में दिल्ली के एयरपोर्ट पर हैरी और मार्टन, 2 गोरे अंग्रेज़, दिल्ली के एयरपोर्ट पर उतरते हैं और वहाँ से सीधे ही एक होटल में चले जाते हैं। होटल में जाने के बाद वो दोनों खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद एक बहुत ही अच्छा गार्ड ढूंढ लेते हैं। गार्ड ढूंढने के बाद ये पूरी दिल्ली में घूमते फिरते हैं, अच्छे अच्छे स्थानों को देखते हैं। पर जैसे ही शाम होती है तो शाम के समय दोनों अंग्रेज गार्ड को कहने लगते हैं कि हमें शांत इलाके में रहना है, किसी अच्छे से कमरे का इंतज़ाम करो और हमारे लिए एक बहुत ही अच्छे कमरे का प्रबंध कर लो। और इस तरह से ये जो गार्ड होता है ढूंढते ढूंढते इस सविता के घर पर पहुंच जाता है और कहने लगता है कि सविता जी, हमें एक कमरा किराए पर चाहिए। इस कमरे में 2 गोरे अंग्रेज रहने वाले हैं। जैसे ही सविता इन बातों को सुनती है तो कहने लगती है कि हमारे पास एक कमरा खाली पड़ा है, उस कमरे को हम किराए पर दे देंगे, लेकिन जो किराया है वो 3 दिन के बाद हम ज़रूर ले लेंगे। अब इसके बाद गार्ड इन दोनों अंग्रेज़ों को, हैरी और मार्टन को लेकर सविता के घर पहुंच जाता है और इसके बाद ये दोनों अंग्रेज़ इस कमरे में अपना सामान रखते हैं। लेकिन इसी बीच सविता उन दोनों गोरे अंग्रेज़ों को साफ साफ शब्दों में कहने लगती है कि 3 दिन के बाद मैं तुमसे किराया वसूल कर लूँगी। 4था दिन अगर हो गया तो यहाँ से अपना सामान बांध लेना और यहाँ से निकल जाना। हैरी और मार्टन कहने लगते हैं कि हम 3 दिन के बाद तुम्हें किराया दे देंगे, इस किराए की तुम फिक्र मत करो। और इस तरह से दोनों ही गोरे अंग्रेज रहना शुरू कर देते हैं। एक दिन तो गुजर जाता है, दूसरे दिन दोनों ही गोरे अंग्रेज अपने गार्ड को लेकर फिर से दिल्ली में घूमने निकल जाते हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे स्थान देखने के बाद थक हार कर शाम के समय अपने कमरे पर आकर बैठकर शराब पीना शुरू कर देते हैं। शराब के नशे में टल्ली होने के बाद इन दोनों गोरे अंग्रेज़ों में से एक गोरा अंग्रेज़, जिसका नाम मार्टन होता है, वो सविता के पास आता है और कहने लगता है कि सविता जी, हमारे लिए अगर कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए तो आपका बहुत धन्यवाद होगा। सविता उनको कहने लगती है कि मेरे इस कमरे में ऐसा कोई भी काम नहीं होता और ना ही तुम दोनों को यहाँ पर कोई लड़की मिलने वाली है। मार्टन वहाँ से खामोशी से आ जाता है और इस रात भी ये दोनों काफ़ी शराब पीकर नशे में टल्ली होकर बड़ी चैन सुकून की नींद सो जाते हैं। और इसी तरह से 3 दिन का समय गुजर जाता है। 3 दिन का समय गुजरने के बाद जैसे ही 4था दिन होता है, 4थे दिन की रात आती है, दोनों गोरे अंग्रेज बैठकर अच्छे तरीके से शराब पी रहे होते हैं। रात के ठीक 10 बजे के बाद सविता इन दोनों के पास जाती है और कहने लगती है कि मेरा किराया दे दो। दोनों गोरे अंग्रेज़ों की नज़र आज सविता पर पड़ चुकी थी। सविता दिखने में काफ़ी सुंदर होती है। उसके गठीले बदन को देखकर वो दोनों अंग्रेज़ डगमगा जाते हैं और सविता को साफ साफ शब्दों में कहने लगते हैं कि ये लो पकड़ो अपना किराया, लेकिन आज की रात तुम हमारे साथ गुजारो। इस रात को हम तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसे देने वाले हैं। सविता को काफ़ी ज़्यादा लालच आ जाता है और उसका पति भी आज भाग्य से बाहर चला गया था, जिसके कारण सविता अपने घर पर अकेली होती है। जैसे उसको पैसों का लालच आता है तो दोनों गोरे अंग्रेज़ों को कहने लगती है कि कोई बात नहीं, और अपने मन में यही सोचती है कि ये तो 40-45 साल के बुड्ढे हैं, ये भला मेरे साथ क्या कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट ही टिक पाएंगे। लेकिन ये नहीं जानती थी
कि ये दोनों गोरे अंग्रेज हैरी और मार्टन इसकी कैसी हालत करने वाले हैं। इसके बाद दोनों गोरे अंग्रेज अपना दरवाज़ा बंद कर लेते हैं और उसके साथ इस तरीके से संबंध बनाते हैं कि सविता की हालत ख़राब कर देते हैं। तभी सविता अपने मन में सोचने लगती है कि आज तो बुरी जगह फंस गई हूँ और पूरी उम्र इस रात को मैं याद रखने वाली हूँ। सविता अगले 3-4 दिन तक ठीक से चल भी नहीं पाती। इस तरह से अब सविता इन दोनों के साथ अपने हर रोज़ शारीरिक संबंध बनाने लगती है और उनसे काफ़ी पैसे ठगना शुरू कर देती है। लेकिन कहते हैं कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो फूटता ज़रूर है। इसी बीच इस बात की खबर पड़ोसियों तक पहुंच जाती है। उनको भी इस बात की भनक लग जाती है और जैसे ही उसके पति को ये बात बताई जाती है तो उसका पति आग बबूला हो जाता है। वो दोनों अंग्रेज़ों को मारना पीटना शुरू कर देता है और साथ में अपनी पत्नी की भी पिटाई शुरू करता है। और इसके बाद तो ये खबर जो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है। इस महिला सविता की जमकर बदनामी होती है। सभी लोग कहने लगते हैं कि एक महिला ने विदेशियों के साथ अपने शारीरिक संबंध बना लिए थे और इस तरह से ये सविता मजाक बनकर रह जाती है। कई दिनों तक तो सोशल मीडिया पर जमकर बवाल होता है, लेकिन यहाँ पर इसका पति कुछ दिनों के बाद सविता को तलाक दे देता है, जबकि उसको एड्स की बीमारी थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज की कहानी बेहद रोमांटिक है, इसलिए प्लीज़ पूरी सुनिएगा। आधी रात को सोते हुए मैंने महसूस किया कि मेरी छोटी बहन मेरे साथ कुछ अजीब सा बर्ताव कर रही है। उस समय मैं गहरी नींद में था। मैंने सोचा शायद मैं कोई सपना देख रहा हूँ। कुछ देर बाद उसकी हरकतों से मेरी नींद खुल गई। तब तक मैंने देखा कि मेरी छोटी बहन मेरे साथ कुछ अजीब और गलत करने की कोशिश कर रही है। ये देखकर मैं हैरान रह गया। फिर मैंने उससे कहा, तू मेरे साथ ये क्या कर रही है? तुझे कोई शर्म नहीं है क्या? मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। इसके बाद भी मैंने देखा कि वो किसी अजीब तरह की खुशी पाने के लालसा में और भी ज़्यादा पागलपन करने लगी। उसकी इन हरकतों को देखकर मैं तो हैरान रह गया था। उसकी आंखों में मैंने एक अजीब तरह की ख्वाहिश देखी थी। मेरे बार बार मना करने के बावजूद भी वो मेरी बातें नहीं सुन रही थी। वो मेरी छोटी बहन होकर भी किसी खास आनंद की खोज में और ज़्यादा बेकाबू हो गई। दोस्तों, जो कुछ उसने मेरे साथ किया उसे सुनकर तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। मेरा नाम अमन है और मेरी उम्र 25 साल है। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करके एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करना शुरू कर दिया था। मेरा घर मेरठ में है, लेकिन मैं हैदराबाद में रहता हूँ। मेरे परिवार में मेरे माता पिता और मेरी छोटी बहन जूलिया है। उसकी उम्र अभी सिर्फ 17 साल है और वो इस साल 12वीं की परीक्षा देगी। पापा किराना की दुकान चलाते हैं और माँ हाउसवाइफ है। अब असली बात पर आते हैं। सामने दशहरा की छुट्टियां थीं, इसलिए मैंने घर जाने की तैयारी की। सबके लिए शॉपिंग की, खासकर अपनी प्यारी बहन जूलिया के लिए। 3-4 पीस एक से बढ़कर एक खूबसूरत लहंगा खरीदा। मम्मी के लिए साड़ियाँ और पापा के लिए अच्छे अच्छे कुर्ते और पजामे। शॉपिंग के बाद ट्रेन की टिकट पहले से बुक थी, इसलिए दशहरा स्टार्ट होने से 2 दिन पहले घर के लिए निकल गया था। 2 साल बाद मैं अपने घर जा रहा था, क्योंकि नौकरी ज्वाइन करने के बाद घर जाना हुआ ही नहीं था। इसलिए सबके लिए कुछ न कुछ खरीदा था, खासकर अपनी प्यारी बहन के लिए। आखिरकार मैं अपने घर पहुंच गया। हमारे गांव तक पहुंचने में मुझे काफ़ी देर हो गई थी। गांव में हमारा घर काफ़ी अंदर था, इसलिए रात के 1 बजे तक पहुंच पाया। घर पहुंचा तो देखा सब लोग सो चुके थे। तब मैंने माँ को उठाया, फिर उनसे थोड़ी देर बातचीत करके खाना खाकर मैं भी सो गया। काफ़ी रात हो चुकी थी, इसलिए जूलिया को मैंने नहीं जगाया था। सुबह जब 5 बजे मेरी छोटी बहन जूलिया ने मुझे जगाना शुरू किया, तब कमरे का दरवाज़ा खुला था, इसलिए वो पास आकर मुझे जगाने लगी और गिफ्ट के बारे में पूछने लगी। मैं नींद भरी आंखों से कह रहा था, अभी तू जा, अभी मुझे सोने दे।
लेकिन उसे अभी चाहिए था, इसलिए उसने मेरे ऊपर की चादर खींच ली। मैं हड़बड़ाकर उठा और देखा कि मेरी तो हालत खराब थी। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और दूसरी तरफ वो मुझे इस हालत में देखकर हंस रही थी। मैं जल्दी से उठकर बैठ गया और उसे अच्छे से देखा, मानो मैं उसे पहचान नहीं पा रहा हूँ। इन 2 साल में वो इतनी बड़ी हो गई थी कि बिल्कुल अनजान सी लग रही थी। उसका रूप और सौंदर्य जैसे छलक रहा था। इतने दिनों बाद मैंने अपनी प्यारी बहन को देखा तो ऐसा लगा जैसे कोई अनजान परी मेरे घर आई हो। तभी उसकी आवाज़ से मेरा ध्यान टूटा। जूलिया ने कहा, भैया क्या देख रहे हो इस तरह से, जैसे मुझे कभी देखा ही नहीं है। मैंने कहा, हाँ सच में तू तो बहुत बड़ी हो गई है, तुझे पहचान ही नहीं पा रहा हूँ। तब जूलिया बोली, भैया मुझे बाद में दिल भर के देख लेना, पहले मेरे लिए क्या लाए हो वो निकालो। मैंने कहा, ओह दे तो रहा हूँ, और अलमारी से उसके कपड़े और कुछ मिठाइयाँ निकाल कर उसे दे दिया। वो बहुत खुश हो गई और उसी खुशी में मुझे एक अजीब तरीके से पकड़ लिया। उसके इस अजीब तरीके से पकड़ने पर मेरी हालत ख़राब होने लगी थी। थोड़ी देर बाद मैं बाथरूम में गया और फ्रेश हो गया। बाथरूम से निकलकर मैंने सुबह का नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद कमरे में बैठकर मोबाइल पर गेम खेल रहा था। तभी जूलिया आई और बोली, भैया दशहरा पर मुझे मंगलग्राम घाटी घुमाने ले चलो ना। मैंने कहा, ठीक है चलेंगे। फिर दशहरा के शुरुआत दिन में हम भाई बहन मिलकर बहुत सारी मस्ती की। दशहरा के 8वें दिन को हम घूमने निकले। जूलिया ने कहा, कई दिनों से मंगलग्राम नहीं गए हैं, चलो हम मंगलग्राम चलते हैं। मैंने कहा, मंगलग्राम तो बहुत दूर है, एक दिन में वापस आना मुश्किल होगा क्या। तभी जूलिया बोली, मुझे नहीं पता, मुझे तो बस जाना है। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम होटल में एक रात रुक सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है, हम तो अपने भाई बहन हैं ना। प्लीज़ भैया मना मत करना। मैंने कहा, ठीक है अगर तुझे जाना है तो चल। मेरी छोटी बहन जूलिया बहुत चालाक है, उसने चालाकी से मम्मी को भी मना लिया। फिर अगले दिन हम दोनों भाई बहन मंगलग्राम के लिए निकल पड़े। सफ़र करते करते दोपहर हो गई। वहाँ पहुँचकर हमें पहले रहने की व्यवस्था करनी थी, क्योंकि वहाँ से दिन में वापस आना मुमकिन नहीं था। हम दोनों ने मिलकर होटल ढूंढना शुरू कर दिया। आखिरकार हमें एक कमरा मिला, वो भी सिंगल। दशहरा की छुट्टियों में हर जगह भीड़ थी, इसलिए सिंगल रूम ही लेना पड़ा। फिर हमने अपना बैग रखा और कुछ देर आराम करने के बाद घूमने निकल पड़े। जूलिया ने ऐसे कपड़े पहने हुए थे जिसे देखकर सभी उसकी ओर देखते रह गए। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं किसी से कुछ कह नहीं पा रहा था। तभी एक लड़का दूसरे से कह रहा था, देखा वो मजनू कैसे चीज़ लेकर घूम रहा है, उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं उनके पास जाने लगा, लेकिन मेरी बहन जूलिया ने मुझे रोक दिया। फिर हमने बहुत मज़े किए और सारा दिन घूमने के बाद शाम को होटल लौट आए। फिर हमने कमरे में जाकर फ्रेश होकर दोबारा टहलने के लिए निकलने का फैसला किया। हमारे साथ पास के कमरे में एक नवविवाहित पति पत्नी भी थे, जिन्होंने हमें टहलने के लिए बुलाया था। जूलिया ने हाँ में जवाब दिया। उन्होंने कहा, हम भी बाहर जा रहे हैं, चलिए साथ में चलते हैं। यहाँ ज़्यादा लोगों के बीच में अकेले घूमना ठीक नहीं लगता। हम लोग मान गए और फिर उनसे बातचीत करते हुए हमारा परिचय हुआ। लड़के का नाम मुकेश था और लड़की का नाम पूजा था। तभी अचानक पूजा बोल पड़ी, आप दोनों की जोड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है। मैं तो हैरान रह गया, समझ नहीं आया क्या कहूँ। तभी मेरी बहन जूलिया ने कहा, आप दोनों की भी जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है, कितने महीने हो गए आपकी शादी को। तब मुकेश ने कहा, अभी 3 महीने ही हुए हैं। फिर मुकेश ने पूछा, आपकी शादी को कितने दिन हुए हैं। मैं कुछ कहने ही जा रहा था, तभी मेरी छोटी बहन जूलिया बोल पड़ी, अभी तो सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं। मैं तो जैसे आसमान से गिर पड़ा था कि मेरी बहन ये सब क्या कह रही है। तब मुकेश ने कहा, तो फिर आप लोग बिल्कुल सही समय पर हनीमून के लिए आए हैं, लेकिन हमें थोड़ी देर हो गई। दरअसल ऑफिस से छुट्टी मैनेज करते करते 3 महीने गुजर गए। इसके बाद पूजा ने पूछा, आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज। तब मेरी बहन जूलिया ने कहा, लव मैरिज।
इधर मुझे गुस्से से पसीना आ रहा था और उधर मेरी बहन जूलिया मजाक करने पर तुली हुई थी। चलते चलते रात के 9 बज गए और हम सब फिर से होटल लौट आए। खाना पीना करने के बाद हम सोने के लिए अपने अपने कमरे में जा रहे थे। तभी पूजा ने कहा, गुड नाइट, हनीमून का आनंद लो, वापस नहीं आएगी ये रात, और हाँ, आप लोग भी मज़े करो। हम तो आज पूरी रात मज़े में रहेंगे। इतना कहकर वो अपने कमरे में चले गए। मैं भी अपने कमरे में पहुंचते ही जूलिया से बोलने लगा, ये सब क्या ड्रामा था? हम दोनों तो भाई बहन हैं, तू सब कुछ भूल गई है क्या? जूलिया बोली, भैया क्या करूं? उन्होंने इस तरह से बात शुरू की कि मुझे समझ में ही नहीं आया कि क्या जवाब दूं। सोचा 2-4 बातें करके अलग हो जाऊंगी, पर अब तो इतनी बड़ी बात हो गई कि कहने का मौका ही नहीं मिला। अब क्या किया जाए? यहाँ तो हम एक दिन के लिए ही हैं, तो हम पति पत्नी बनकर ही रह लेते हैं। मैंने कहा, मतलब तू क्या कह रही है? तब जूलिया बोली, अरे भैया, मैं तो सच में आपको अपना पति नहीं बना रही हूँ ना, बस एक्टिंग करने के लिए कह रही हूँ उनके सामने। मैंने कहा, ओह, तो आखिर मैं अपनी सगी बहन का पति बनना पड़ेगा? ठीक है, आज से तू मेरी पत्नी। जूलिया ने कहा, क्या भैया, तुम क्या कह रहे हो? मैं एक्टिंग की बात कर रही हूँ, असल में थोड़ी ना कह रही हूँ। मैंने कहा, ठीक है, बहुत रात हो चुकी है, अब सो जा, कल एक्टिंग करेंगे। फिर हम दोनों लोग सो गए। जब रात गुजरी तो रात में गहरी नींद में मुझे महसूस हुआ कि मेरी छोटी बहन मेरे साथ कुछ अजीब हरकतें कर रही है। मैं नींद में था, सोच रहा था शायद सपना देख रहा हूँ। कुछ देर बाद उसकी उन हरकतों की वजह से मेरी आँख खुल गई। मैंने देखा कि मेरी छोटी बहन मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रही है। मैं तो ये सब देखकर हैरान रह गया। फिर मैंने उससे कहा, तू मेरे साथ ये सब क्या कर रही है? तुझे शर्म नहीं आती क्या? मैं तेरा सगा बड़ा भाई हूँ। लेकिन फिर भी मैं देख रहा था कि वो किसी अजीब से मकसद के साथ ये सब करने की कोशिश कर रही है। होटल के अंदर अपनी छोटी बहन का ऐसा व्यवहार देखकर मैं सच में हैरान रह गया था। उसकी आंखों और चेहरे पर जैसे एक पागलपन सवार था। मैंने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो मेरी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं थी। मेरी सगी बहन होने के बावजूद भी न जाने वो मुझसे किस तरह की उम्मीद लगाए बैठी थी। वो एकदम पागल सी हो गई थी। मुझे पता ही नहीं था कि मेरी बहन के पास इतने अजीब तरीके हो सकते हैं। उसने सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही मेरी नींद और थकान को कुछ इस तरह ख़त्म कर दिया कि मुझे लगा कि मैं अब और कुछ सहन नहीं कर सकता। उसकी इस अजीब हरकतों ने लगभग मुझे तो पागल ही बना दिया था। आखिरकार मुझे ऐसा लगा कि मैं इस स्थिति का सामना कर ही नहीं पा रहा हूँ। तब मेरे मन में सिर्फ एक ही इच्छा थी, उस लड़की को अपना बना लेने की जो मेरे पास थी। लेकिन वो लड़की मेरी अपनी बहन थी, ये बात मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं रही। ऐसे समय में इंसान को कुछ भी समझ नहीं आता। मेरा भी वही हाल हुआ। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पास आग जल रही हो और उसकी तपिश से मेरा पूरा शरीर टूट रहा हो। मेरा शरीर बार बार कांपने लगा और मैं भी अनजाने में उस सुख की तलाश में अपनी बहन के साथ ताल मिलाने लगा। उसे तो जैसे लगा कि उसके हाथों में स्वर्ग आ गया हो। तब मुझे लगा कि जो होगा सो होगा, अब इस मुश्किल समय का सामना करना ही पड़ेगा। मुझे अपनी छोटी बहन के आगे हार माननी नहीं थी। फिर भी मैंने अपनी पूरी जी जान लगा दी। हालांकि मेरी बहन मुझसे करीब 9 साल छोटी थी। पहले तो मुझे लगा कि वो मुझसे तालमेल नहीं बैठा पाएगी, लेकिन जो मैंने देखा उससे तो मैं दंग रह गया। लगभग 3 से 4 घंटे तक लगातार प्रदर्शन करने के बावजूद वो ज़रा भी नहीं थकी। करीब 4 घंटे बाद ऐसा लगा जैसे हम किसी सपनों की दुनिया से लौटकर फिर से धरती पर आ गए हों। तब तक रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए हम लोग सो गए। रात के उस अजीब हादसे के बाद मैं सुबह जागा तो मेरे मन में घबराहट और एक अजीब सा डर था। मैंने सोचा कि क्या सच में कल रात जो हुआ वो एक सपना था, लेकिन मेरे आसपास का माहौल और जूलिया का व्यवहार मुझे और उलझन में डाल रहा था। वो बिना किसी परवाह के सामान्य बर्ताव कर रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने मेरी ओर देखा और कहा, भैया, आज फिर वही सब ड्रामा करना पड़ेगा।
ताकि हम लोगों पर शक न हो। मैं कुछ कहने के लिए शब्द ढूंढ ही रहा था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। पूजा और मुकेश हमें नाश्ते के लिए बुलाने आए थे। मैंने जूलिया की ओर देखा तो वो फिर उसी नाटक के मूड में थी, जैसे कुछ भी गलत नहीं हुआ हो। हमें उनके सामने दिखाना था कि हम एक नवविवाहित जोड़ा हैं। मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या ये सब सही था? क्या ये सिर्फ एक खेल था या कुछ ज़्यादा गहराई में जा चुका था? उसके बाद दिन भर होटल में उनके साथ बिताया, लेकिन मेरा ध्यान बार बार उस रात पर जा रहा था। अंदर से मैं अपने आप से लड़ रहा था, परंतु जूलिया एकदम सामान्य थी। मुझे लगने लगा था कि हमें ये नाटक ख़त्म करना होगा, वरना चीज़ें और भी उलझ जाएंगी। शाम को मैं जूलिया के पास गया और उससे गंभीरता से कहा, अब बस बहुत हो गया। ये सब जितना जल्दी ख़त्म हो उतना ही अच्छा होगा। हमें इस फर्जी रिश्ते को और आगे नहीं खींचना चाहिए। तब जूलिया थोड़ी देर के लिए चुप रही। फिर उसने कहा, भैया, मुझे पता है कि मैंने जो किया है वो गलत था। उस वक्त मैं नहीं समझ पाई कि मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन अब हमें इसे ख़त्म करना चाहिए। तब मैंने राहत की सांस ली और हामी भरी। उस रात हमने फैसला किया कि अगली सुबह हम पूजा और मुकेश को सब सच बता देंगे, भले ही वो कुछ भी सोचें। अब और झूठ नहीं चल सकता। अगले दिन नाश्ते के समय हमने सबके सामने सच्चाई बताई। वो लोग हैरान थे, लेकिन धीरे धीरे बात को समझ गए। मुकेश ने हल्के से कहा, यार, हमें लगा तुम लोग सीरियस हो, पर ये तो मजाक निकला। तब जूलिया ने भी हंसते हुए कहा, अच्छा है कि समय रहते सच बता दिया, नहीं तो बाद में और बड़ा मसला बन सकता था। फिर हमने सभी से माफ़ी मांगी और बाकी के दिन साधारण तरीके से बिताए। वापस लौटते वक्त जूलिया और मैं, हम दोनों समझ गए थे कि इस घटना ने हमें बहुत कुछ सिखाया था। हम दोनों ने फैसला किया कि अब कभी भी ऐसी हरकतों में नहीं पड़ेंगे। जैसे ही हम घर लौटे, मैंने एक नई शुरुआत की कोशिश की। हमें रिश्तों की मर्यादा का एहसास हो चुका था और ये घटना हमें हमेशा याद रहेगी, एक सबक की तरह। तो दोस्तों, ये कहानी मेरी ज़िंदगी की एक ऐसी घटना है, शायद आप इसे सच मानने में हिचकिचाएं, लेकिन ये एक हकीकत है। इस दुनिया में कई बार ऐसी घटनाएं घटती हैं जो सुनने में अजीब लगती हैं, पर वो सच होती हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि जब कोई लड़का या लड़की बड़े हो जाते हैं तो उन्हें अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो भाई बहन हो या कोई और रिश्ता। कुछ सीमाएं बनाए रखना ज़रूरी होता है। एक दूसरे से थोड़ी दूरी रखने से गलत इच्छाएं और भावनाएं कम होती हैं। अगर हम सभी अपने रिश्तों में सही सीमाओं का पालन करें तो शायद हमारे समाज में ऐसी गलत और अनैतिक घटनाएं कम हों। सबसे ज़रूरी बात यह है कि जिन लोगों की सोच गलत होती है उन्हें अपने चरित्र और सोच को सुधारने की ज़रूरत है। अंत में मैं यही कहूँगा कि रिश्तों की इज्जत करना और अपनी मर्यादा बनाए रखना हर किसी के लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।